बांझ जेठानी ने करी प्रेग्नेंट देवरानी की केयर। रोज की तरह आज भी सिमरन अपनी बहू नंदिता को ताने मारते हुए कहती है, नंदिता अभी तक तेरा खाना नहीं बना, इतना समय क्यों लगा रही है? मेरी बेटी बस आती ही होगी, कभी कभी तो वो ससुराल से यहाँ रहने आती है, लेकिन तब भी उसे समय पर न खाना मिलता है और न ही कोई व्यवस्था। माँ जी 4-5 प्रकार का खाना बनाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ना। वैसे सारी चीज बन गई है, बस खीर पूरी ही बनानी है। हाँ मैं तो भूल ही गई कि तू एक गांव के गरीब घर की लड़की है। तेरे घर में तो एक ही समय खाना बनता होगा, वो भी सब्जी रोटी से भी काम चल जाता होगा, तो तुझे अमीरों के घर आकर ज्यादा खाना बनाने में समय तो लगेगा ही। गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है कि मुझे गरीब घर की लड़की पसंद आई। माँ जी आप मेरे मायके के गरीबी के ताने कब तक मारती रहोगी? वैसे भी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपने मेरे मायके की गरीबी के ताने मारना नहीं छोड़ा। शुक्र कर कि मैं तुझे 3 साल बाद भी बच्चे ना होने पर भी अपने घर में रख रही हूँ, वरना तुझे बाहर निकाल कर मुझे तो कोई दूसरी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा देना चाहिए। अब ज्यादा मुंह मत चला और अपना काम कर। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। तब नंदिता रोते हुए अपने मन में कहती है, हे भगवान, तूने मुझे भी एक बच्चा दिया होता तो आज मेरी सास मुझे इस तरह ताने ना मारती। अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो इसमें मेरी क्या गलती। यही सोचते हुए नंदिता खाना बनाने में लग जाती है। शाम को नंदिता की नंद सेजल अपनी 2 बच्चों पिंकी और गुड्डू के साथ घर आती है। नंदिता उन सबके लिए गरम गरम पकौड़े और कॉफी बनाती है और सभी के लिए लेकर आती है। सभी लोग पकौड़े खाते हैं। तब सेजल पकौड़े खाकर कहती है, वैसे भाभी मैं जब भी आती हूँ आप मुझे पकौड़े खिलाती हो, कुछ अच्छा बनाकर भी खिला दिया करो नाश्ते में। अरे बेटी तुझे क्या खाना है तू बता तो सही, अगर बहू को बनाना नहीं आएगा तो हम उसे बाजार से मंगवा देंगे। अरे पिताजी उससे क्या पूछ रहे हो, ये तो भुक्कड़ है, इसे जो खिलाओगे सब खा लेगी। भैया आप भी ना हमेशा मेरी बुराई करते रहते हो। तेरी अरे बुराई नहीं करते पागल, तेरे बारे में सच्चाई बताते हैं। ऐसे भाई बहन आपस में मजाक कर रहे थे। तभी सेजल के दोनों बच्चे पकौड़े लेकर नंदिता के कमरे में पहुंच जाते हैं। वो बिस्तर पर बैठकर पकौड़े खाने लगते हैं और सारे पकौड़े चादर पर बिखरा देते हैं। चादर पर तेल का दाग लग जाता है। फिर वो लोग सारा कमरा भी उथल पुथल कर देते हैं। थोड़ी देर बाद जब नंदिता कमरे में आती है तो ये सब देखकर बहुत परेशान होती है और कहती है, बच्चों ये खाने की जगह नहीं है, तुम लोग मेरे कमरे से बाहर जाकर खाओ। तभी सेजल वहां आ जाती है और नंदिता की बात सुनकर गुस्सा होते हुए अपनी माँ को बुलाती है और सारी बातें बताती है। सब सुनकर सिमरन कहती है, अरे बहू तू क्यों डांट रही है इन मासूम बच्चों को? एक तो बेचारे इतने दिन बाद आते हैं, ऊपर से तू उन्हें खेलने भी नहीं देती है। भाई हमारे जीते जी हमें हमारी बेटी के बच्चों का ये हाल कर रखा है, तो ना जाने हमारे मरने के बाद क्या होगा। अरे नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे बहुत उधम कर रहे थे, देखिए उन्होंने सारा तेल मेरे चादर पर लगा दिया, इसीलिए मैंने उन्हें बाहर खाने के लिए कहा। नंदिता की बात सुनकर उसकी सास कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करती, उल्टा उसी को ताने मारती है। बेचारी नंदिता चुपचाप सुनती रहती है। एक दिन नंदिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। हमने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्यों ना हम एक बच्चा अडॉप्ट कर लें। नंदिता माँ बच्चा गोद लेने के लिए कभी तैयार नहीं होंगी। माँ जी से मैं खुद बात करूंगी। अगले दिन सुबह नंदिता अपनी सास से सारी बातें बताकर कहती है, माँ जी अगर आप कहें तो हम दोनों एक बच्चा गोद ले लेते हैं, कम से कम इसी बहाने मेरी सूनी गोद भी भर जाएगी। नहीं बहू, गोद लिया बच्चा न जाने किस खानदान का होगा, न जाने उसकी नस्ल कैसी होगी, मुझे तो मेरे ही घर का बच्चा चाहिए। बेचारी नंदिता बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। वो अपने कमरे में बैठी अपनी किस्मत को ही कोस रही थी। तभी खिड़की से कुछ बच्चों की खेलने की आवाज आती है। नंदिता खिड़की खोलती है और देखती है तो पड़ोसन अपने अपने बच्चों को बाहर रोड पर खेल खिला रही थी। ये देखकर नंदिता कहती है, कितने प्यारे बच्चे हैं ये, भगवान तूने सबको बच्चे दिए, काश तू मुझे भी एक बच्चा दे देता। कितना तरस रही हूँ मैं एक बच्चे के लिए, ऊपर से सासू माँ के ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। नंदिता काफी देर तक बच्चों को खेलते देखती रही। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला और रसोई में जाकर काम करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सेजल अपने बच्चों के साथ वापस चली जाती है। एक दिन सिमरन अपने आंगन में बैठी थी, तभी उसकी पड़ोसन विमला आती है और उसके पास बैठ जाती है। विमला सिमरन को उदास देखकर कहती है, क्या बात है सिमरन, तू इतनी उदास क्यों दिख रही है? अरे मुझे भी नहीं बताएगी क्या? नहीं नहीं विमला, ऐसी कोई बात नहीं है। तू तो जानती है कि बड़ी बहू की शादी को 3 साल हो गए, लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हुआ।
मैं तो पोता पोती का मुंह देखने के लिए तरस गई हूँ। अब तो बस दूसरे के बच्चे ही खिला सकती हूँ। अरे सिमरन, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? तेरी बड़ी बहू को बच्चा नहीं हो रहा तो ना सही, लेकिन छोटी बहू को तो होगा ना। तू एक अच्छी सी लड़की देख कर अपने दूसरे बेटे की शादी करवा दे, फिर तेरे घर भी पोता पोती खेलेंगे। हाँ विमला, तू सही कह रही है। मैं आज ही सेजल को फोन करके अरुण के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहती हूँ। थोड़ी देर बाद विमला वहां से चली जाती है। फिर सिमरन सेजल को फोन करती है और कहती है, मुझे लगता है कि अब हमें अरुण की शादी कर देनी चाहिए, तो उसके लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढना शुरू कर दे। तेरी बड़ी भाभी ने तो इस घर को पोता पोती का सुख दिया नहीं, कम से कम छोटी भाभी आएगी तो इस घर में पोता पोती तो खेलेंगे। हाँ माँ, मैं भी कई दिनों से यही सोच रही थी। तुम चिंता मत करो, मेरी जान पहचान में कुछ लोग हैं, मैं एक अच्छी लड़की पता करती हूँ। कुछ दिनों बाद सेजल अपनी माँ को मोहिनी के बारे में बताती है। अगले दिन सभी मोहिनी को देखने जाते हैं। एक सिंपल सलवार सूट पहने मोहिनी चाय लेकर आती है। वो सभी को बहुत पसंद आती है। तब सिमरन कहती है, बहन जी, आपकी लड़की हमें पसंद है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। और इस तरह मोहिनी और अरुण का रिश्ता पक्का हो जाता है। बीतते समय के साथ 2 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो जाती है और मोहिनी दुल्हन बनकर अरुण के घर आ जाती है। नंदिता मोहिनी का गृह प्रवेश करने के लिए आरती की थाली लेकर आती है। जैसे वो आगे बढ़ती है तो सिमरन थाली उसके हाथ से लेते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है बड़ी बहू मोहिनी बहू की आरती उतारने की, ये काम मैं खुद कर लूंगी। नंदिता सिमरन को आरती की थाली दे देती है और खुद पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर मोहिनी अपने मन में सोचती है, सासू माँ ने आखिरकार जेठानी जी से इतना बुरा व्यवहार क्यों किया? अगर वो आरती उतार कर मेरा गृह प्रवेश करवाना चाहती थी तो इसमें क्या ही बुराई थी? वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सिमरन ने मोहिनी की आरती उतारकर बड़े प्यार से उसे अंदर बुला लिया। सभी लोग सिमरन से बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, लेकिन नंदिता जब भी कुछ कहती तो सिमरन और सेजल उसे चुप करवा देती। मोहिनी ये सब कुछ देख रही थी। काफी देर बातें करने के बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और आराम करती है। अगले दिन मोहिनी तैयार होकर रसोई में जाती है जहां नंदिता खाना बना रही थी। तभी मोहिनी कहती है, भाभी लाइए, खाना बनाने में मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अरे मोहिनी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो आई हो, आराम कर लो, बाद में बनाना। अरे नहीं जेठानी जी, वैसे भी बैठकर मैं बोर हो जाऊंगी, मैं कुछ मीठा बना लेती हूँ। मोहिनी सूजी भूनने लगती है। तभी उसकी सास वहां आती है और मोहिनी को काम करता हुआ देखकर कहती है, अरे मोहिनी बहू, तुझे ये सब काम करने की क्या जरूरत है? तू यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना आई है, काम करने के लिए बड़ी बहू है ना, वो कर लेगी। नहीं माँ जी, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर मैं भी तो जेठानी जी की तरह इस घर की बहू हूँ। बहू, तेरा और उसका क्या मुकाबला? कहाँ तू एक इतने अमीर घर की लड़की है और कहाँ वो एक छोटे से गांव के गरीब घर की लड़की। अपनी बराबरी उससे मत किया कर। फिर भी अगर तू कुछ बनाना चाहती है तो बना ले। ऐसा कहकर सिमरन वहां से चली जाती है और मोहिनी अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहां सेजल आती है और नंदिता से कहती है, भाभी, मोहिनी भाभी आपकी तरह गांव की गरीब लड़की नहीं है, इसीलिए उन्हें ज्यादा काम मत करने देना। और मोहिनी भाभी, आपको भी ज्यादा देर रसोई में रहने की जरूरत नहीं है, जब मन करे बाहर आ जाना, काम करने के लिए नंदिता भाभी है ना। ऐसा कहकर सेजल वहां से चली जाती है। मोहिनी अपने मन में सोचती है, जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ मेरी सास और नंद जेठानी जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, जबकि जेठानी जी कितनी अच्छी हैं, वो किसी की बात का जवाब भी नहीं देती। दोनों बहुएं मिलकर खाना बनाती हैं और सभी को परोस देती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अब धीरे धीरे मोहिनी को आए लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। एक दिन मोहिनी नंदिता के साथ रसोई में काम कर रही थी। तभी सेजल वहां आती है और कहती है, नंदिता भाभी, जरा मेरे बच्चों के लिए मैगी बना कर दे देना। ठीक है सेजल, मैं भी बना देती हूँ। नंदिता मैगी बनाती है और मैगी डाइनिंग टेबल पर रखकर बच्चों को खाने के लिए कहती है और खुद रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद नंदिता मोहिनी से कहती है, देवरानी जी, सारा काम तो हो गया है, चलो अब मेरे कमरे में थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं, फिर सभी को खाना लगाएंगे। नंदिता और मोहिनी दोनों नंदिता के कमरे में जाती हैं तो देखती हैं कि बच्चों ने सारी मैगी चादर पर गिरा रखी थी। यह देखकर नंदिता कहती है, कुमकुम, विक्की बेटा, बिस्तर पर खाना नहीं खाया जाता, तुम लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना चाहिए। नंदिता की बात सुनकर दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी सब लोग वहां आ जाते हैं। सेजल नंदिता को डांटते हुए कहती है, नंदिता भाभी, मैं हमेशा ही देखती हूँ कि आप मेरे बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। अगर बच्चों ने मैगी बिस्तर पर गिरा दी तो आप धो लेती, उन्हें डांटने की क्या जरूरत थी? लेकिन सेजल, मैं तो सिर्फ उन्हें समझा रही थी। अरे तू क्या जाने बच्चों का प्रेम, तू तो बांझ है, इसीलिए जानबूझकर बच्चों पर गुस्सा करती होगी। ये बात सुनकर मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये क्या माँ जी, आप जेठानी जी को ऐसा क्यों कह रही हैं? उन्होंने तो सिर्फ बच्चों को समझाया और बच्चों को समझाना कोई गलत बात नहीं है।
भाभी, आप नंदिता भाभी को नहीं जानती, बहुत ही चालू है वो। मैं तो कहती हूँ कि आप उनसे दूर रहा कीजिए। सेजल दीदी, मैं बच्ची नहीं हूँ, किससे दूर रहना चाहिए और किससे नहीं मुझे अच्छी तरह से पता है। फिलहाल मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि बात का बतंगड़ बनाना बंद कीजिए। और बच्चों, आप लोग टेबल पर जाकर मैगी खाओ। बिस्तर पर मैगी खाना अच्छी बात नहीं होती। बच्चे मोहिनी की बात सुनकर वहां से मैगी लेकर चले जाते हैं। अब मोहिनी अपनी जेठानी के बिस्तर की चादर बदलती है और कहती है, जेठानी जी, मैं इस चादर को भी धोकर डाल देती हूँ ताकि इस पर दाग ना लगे। अरे नहीं मोहिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम रहने दो। कैसे जरूरत नहीं है जेठानी जी? जब से मैं आई हूँ आप मेरा कितना ख्याल रखती है, इतना तो कर सकती हूँ मैं आपके लिए। ऐसा कहकर मोहिनी चादर को लेकर धोने के लिए चली जाती है। अगले दिन लोकेश, अंकित और अरुण हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मोहिनी वहां आती है और कहती है, सुनिए अरुण जी, रसोई में सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं, तो आज आप ऑफिस से आते समय सब्जियां ले आइएगा। हाँ मोहिनी, मैं ले आऊंगा। वैसे हमेशा तो सब्जियां भाभी ही लाती हैं। घर की हर जिम्मेदारी जेठानी जी की थोड़ी ना है। वैसे भी आज सुबह से ही उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ अरुण, मोहिनी सही कहती है। वैसे भी बेचारी नंदिता हमेशा ही काम में लगी रहती थी। जब से मोहिनी आई है तब से उसके जीवन में भी थोड़ा आराम आया है। लोकेश ऐसा कह ही रहा था कि तभी सेजल और सिमरन वहां आ जाती हैं और ये सुनकर सिमरन कहती है, बहू, तुम भी आ गई उसकी बातों में। नंदिता की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो आए दिन ऐसा नाटक करती ही रहती है। माँ, ऐसा कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। बेचारी नंदिता गाय की तरह चुपचाप काम करती रहती है, तो आप लोग कभी उसकी परवाह भी नहीं करते। और अगर कोई और उसकी परवाह कर रहा है तो आपको वो भी बुरा लग रहा है। अंकित को पहली बार अपनी पत्नी की इस तरह साइड लेता देखकर जहां एक तरफ मोहिनी खुश होती है तो वहीं दूसरी तरफ खड़ी नंदिता ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन मोहिनी अपनी सास को बताती है, माँ जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। सोचा सबसे पहले ये बात आपको ही बता दूं। ये सुनकर सिमरन बहुत खुश होती है। तब तक वहां सेजल और नंदिता भी आ जाती हैं। मोहिनी सेजल और नंदिता को भी ये बात बताती है। वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं। तब सिमरन कहती है, देख बहू, भगवान ने मेरी बहुत दिनों बाद सुनी है। तेरी गोद भरने वाली है, लेकिन तू इस बांझ से दूर ही रहना, कहीं इसकी मनहूसियत की परछाई तुझ पर भी ना पड़ जाए। कैसी बातें करती है माँ जी आप? आजकल के जमाने में ये बातें कौन मानता है? ऐसा कुछ नहीं होता। और प्लीज आप भाभी को मेरे सामने इस तरह से उल्टा सीधा बोलना बंद कर दीजिए। अरे बेटा, मैं तो तेरे ही भले के लिए कहती हूँ, आगे तेरी मर्जी। ऐसा कहकर सिमरन अपनी बेटी सेजल को लेकर वहां से चली जाती है। उनके जाने के बाद मोहिनी नंदिता से कहती है, जेठानी जी, आप इन लोगों की बात का बुरा मत मानना। अरे नहीं मोहिनी, मुझे माँ जी की बातों का बुरा नहीं लगा, लेकिन आज के बाद तुम घर का काम नहीं करोगी और समय पर खाना खाओगी। मैं तुम्हारे लिए एक डाइट चार्ट बनाऊंगी और उसी के अनुसार तुम्हें खाना खिलाऊंगी और तुम्हारी केयर करूंगी। मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ? मैंने अपनी माँ को अपनी भाभी की केयर करते देखा है, उन्हें खाना खिलाने, उन्हें परहेज करवाते देखा है। मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। ये सुनकर मोहिनी नंदिता को गले से लगा लेती है। अब नंदिता मोहिनी को कोई काम नहीं करने देती। उसे कभी फल काट कर देती तो कभी उसकी पसंद की कोई चीज बनाकर खिलाती, कभी बैठकर उससे घंटों बातें करती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। नंदिता मोहिनी का बहुत ध्यान रखती है और ये सब कुछ देखकर सेजल और सिमरन बहुत जलती हैं। एक दिन नंदिता मोहिनी के कमरे में बैठी उसे फल खिला रही थी। तभी सेजल वहां आती है और नंदिता से कहती है, नंदिता भाभी, आप हर वक्त मोहिनी भाभी के पास ही क्यों बैठी रहती हो? घर का सारा काम छोड़कर आजकल आप उनसे ही बात करती रहती हो। उन्हें भी अपनी तरह बनाने का प्लान है क्या? सेजल दीदी, सोच समझ कर बात कीजिए। वो आपकी बड़ी भाभी हैं। वैसे अपनी बताइए, काफी दिन हो गए आपको अपने ससुराल से आए हुए। क्या आपके ससुराल वाले आपको याद नहीं कर रहे? कब जा रहे हैं आप लोग? भाभी, आपकी नई शादी हुई है तो मैं आपके साथ वक्त बिताने आई थी। अब अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। सेजल को मोहिनी की बात बुरी लग जाती है और वो शाम को अपने घर वापस लौट जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन नंदिता सुबह सुबह मोहिनी के कमरे में आती है और कहती है, देवरानी जी, अब आपका तीसरा महीना स्टार्ट होने वाला है। आज से आप मेरे साथ बाहर वॉक करने चलिए। मैं आपको बाहर ले जाया करूंगी। ठीक है जेठानी जी, रुकिए, मैं चेंज करके अभी आती हूँ। मोहिनी वार्डरोब से कपड़े निकालती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। उसके बाद वो नंदिता के साथ वॉक पर जाने के लिए बाहर निकल रही होती है। तभी हॉल में बैठी सिमरन कहती है, अरे नंदिता बहू, सुबह सुबह मोहिनी बहू को कहाँ लेकर जा रही हो? माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज से मोहिनी को मॉर्निंग वॉक पर ले जाऊंगी। इससे बच्चे और माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। बाहर इतना प्रदूषण है, तू जानबूझकर उसे लेकर जा रही है। तू मोहिनी बहू से जलती है। तू तो चाहती ही नहीं है कि उसका बच्चा ठीक रहे। और तू गाँव की गरीब लड़की जो आज तक प्रेग्नेंट ना हो सकी, तुझे क्या पता कि प्रेग्नेंट औरत की देखभाल कैसे करते? माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मॉर्निंग वॉक तो माँ और बच्चे के लिए सेहतमंद होती है। हाँ माँ जी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई हूँ तो क्या हुआ?
मैंने अपनी माँ को अपनी भाभी की केयर करते देखा है, तो मुझे पता है। बहू सही कहती है सिमरन। वैसे भी नंदिता बहू से ज्यादा मोहिनी बहू की केयर कौन कर सकता है। बहू तो मोहिनी बहू को मॉर्निंग वॉक पर ले जाओ और उसे रोज ले जाया करो। ये सुनकर नंदिता बहुत खुश हो जाती है और मोहिनी को लेकर बाहर मॉर्निंग वॉक पर जाती है। दोनों मॉर्निंग वॉक करते हैं और साथ में नंदिता मोहिनी से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। वो अपनी बातों से मोहिनी को हंसाने की भी कोशिश करती है। थोड़ी देर वॉक करने के बाद दोनों लौटकर घर आ जाते हैं। तब नंदिता मोहिनी से कहती है, मोहिनी, अब तुम यहाँ बैठकर सभी के साथ बातें करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ले आती हूँ। मोहिनी हॉल में बैठ जाती है और नंदिता रसोई में जाकर दूध गर्म करती है। फिर वो मोहिनी को लाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था और नंदिता मोहिनी का बहुत ख्याल रख रही थी। एक दिन नंदिता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, अगर आपके पास समय हो तो मुझे जरा बाजार ले चलिए, मुझे कुछ सामान खरीदना है। तुम तैयार हो जाओ, आज ऑफिस की छुट्टी है तो मैं तुम्हारे साथ बाजार चल सकता हूँ। नंदिता तैयार होकर अंकित के साथ बाजार जाती है। तभी अंकित नंदिता से पूछता है, नंदिता, तुम्हें क्या खरीदना है? अपने लिए साड़ी, सैंडल, मेकअप या कुछ और? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो देवरानी जी के लिए शॉपिंग करनी है। सबसे पहले तो मुझे बड़े बड़े पोस्टर चाहिए जो मैं उनके कमरे में लगाऊंगी, और बच्चों के कुछ खिलौने, कपड़े और उसकी जरूरत का सामान। अरे तुम मोहिनी के आने वाले बच्चे का बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही हो ना। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें बेबी के आने की कितनी खुशी है। हाँ जी, खुशी क्यों नहीं होगी, आखिर वो मेरा भी तो बच्चा होगा ना। भतीजा कोई सगे बच्चों से कम थोड़ी ना होता है। नंदिता की बात सुनकर अंकित भी खुश हो जाता है। अब नंदिता सबसे पहले एक बड़े से पोस्टर की दुकान में जाकर बेबीज के पोस्टर खरीदती है। उसके बाद बच्चों के खिलौने की दुकान में जाती है, कुछ खिलौने खरीदती है और कुछ बच्चों के कपड़े खरीदती है। अपनी देवरानी के लिए कुछ फल और मीठा खरीदती है। फिर वो अपने पति के साथ घर वापस आ जाती है और ये सारी चीजें अपने परिवार वालों को दिखाती है। ये देखकर सिमरन कहती है, हाय सत्यानाश हो तेरा, अभी से तूने ये सारी चीजें क्यों खरीद ली? तूने सुना नहीं कि डिलीवरी से पहले ये सब कुछ खरीदना अशुभ माना जाता है? लेकिन माँ जी, मैंने तो अपनी माँ को ऐसा ही करते देखा है। मैं जानती हूँ, तू कभी माँ नहीं बन सकी, इसीलिए तू मेरी बहू से जलती है और तू जलन में ये सब कुछ कर रही है। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? भला जेठानी जी मुझसे क्यों जलेंगी? और मुझे तो लगता है कि इस घर में मेरा बच्चा होने की सबसे ज्यादा खुशी उन्हीं को है। और आप ये किस जमाने की बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है माँ जी। माँ, मोहिनी सही कह रही है। अब तो आप नंदिता को गलत समझना छोड़ दीजिए। अब अगर हमारी किस्मत में बच्चा नहीं है तो इसमें नंदिता की कोई गलती नहीं है। माँ, आपको हर बात में नंदिता को ताने नहीं देना चाहिए। हाँ, सिमरन, अंकित सही कहता है। तुमने हमेशा ही नंदिता को उल्टी सीधी बात कही है, लेकिन उसने कभी भी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं दिया। कम से कम अब तो नंदिता की अच्छाइयों को समझ जाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सिमरन गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और मोहिनी नंदिता से कहती है, भाभी, ये सारा सामान सचमुच बहुत अच्छा है और इसमें आपका प्यार भी दिखाई देता है। मैं बहुत खुश हूँ। अब नंदिता मोहिनी के कमरे में बच्चों के पोस्टर लगा देती है और खिलौने और कपड़े उसके कमरे में सजाकर रख देती है और मोहिनी के लिए सूप बनाती है और मोहिनी को लाकर देती है। मोहिनी, खाना खाने से पहले ये सूप पी लो, ताकि अगर खाना अच्छे से ना भी खाया जाए तो भी पेट भरा रहे। बस मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ। जेठानी जी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हो, बिल्कुल माँ की तरह। नंदिता मोहिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। ऐसी कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन नंदिता अपनी देवरानी के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें कर रही थी। तभी नंदिता की माँ नंदिता को फोन करती है और कहती है, कैसी है नंदिता बेटा? बहुत दिन हो गए तो हमसे मिलने नहीं आई। हमसे मिलने आ जाती तो हमें भी अच्छा लगता। माँ, अभी मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि मेरी देवरानी का 8वां महीना चल रहा है और मुझे उसका ख्याल रखना है। अब तो डिलीवरी के बाद ही आऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम से आ जाना, अपना ख्याल रखना और अपनी खबर मुझे फोन पर देते रहना। फोन रखने के बाद मोहिनी नंदिता से कहती है, जेठानी जी, घर में बाकी लोग तो हैं मेरी चिंता करने के लिए। आप चाहो तो 1-2 दिन के लिए घर चली जाओ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, मैं कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी और वैसे भी इस महीने मुझे आपकी गोद भराई करनी है। अभी तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। ये सुनकर मोहिनी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन नंदिता हॉल में आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, देवरानी जी का 8वां महीना लग गया है। मैं तो सोच रही थी कि इस महीने उनकी गोद भराई का कार्यक्रम रख देते हैं। हम 3 दिन बाद ही प्रोग्राम रख लेते हैं। ठीक है बहू, तू कर ले तैयारी, मैं मेहमानों को दावत दे देती हूँ। अब नंदिता अपनी देवरानी की गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लग जाती है। पहले वो पूरे घर की साफ सफाई करती है, उसके बाद सारे घर के पर्दे बदलती है। फिर बाजार जाती है और बाजार से ढेर सारे गुब्बारे और डेकोरेशन का सामान लेकर आती है। उसके बाद वो हॉल को अच्छी तरह से सजाती है। ऐसे ही गोद भराई का दिन आ जाता है। वो मेहमानों के लिए सारा नाश्ता बनाती है। फिर अपनी देवरानी के कमरे में जाती है और कहती है,
देवरानी जी, आप तैयार नहीं हुई अब तक? सभी मेहमान आने लगे। चलिए मैं अपने हाथों से आपको तैयार कर देती हूँ। अब नंदिता अपने हाथों से मोहिनी का मेकअप करती है और उसे तैयार करती है और उसे मेहमानों के बीच लेकर आती है। सभी मेहमान मोहिनी से मिलकर उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद खाना पीना चलता है और फिर धीरे धीरे सभी मेहमान लौट जाते हैं। मोहिनी भी अपने कमरे में आकर आराम करती है। तब नंदिता वहां आती है और कहती है, देवरानी जी, लगता है आप फंक्शन में बैठे बैठे बहुत थक गई है ना। लाइए मैं आपके पैरों में तेल लगाकर मालिश कर देती हूँ। ऐसा कहकर नंदिता तेल उठाती है और मोहिनी के पैरों में मालिश करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है और मोहिनी की डिलीवरी का समय आ जाता है। मोहिनी को दर्द शुरू हो जाते हैं। तब सिमरन कहती है, अंकित बेटा, जल्दी से कार निकाल, हमें मोहिनी को लेकर अस्पताल चलना है। अब अंकित बाहर जाकर कार निकालता है और नंदिता मोहिनी को लेकर बाहर आती है। सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, लेकिन जब नंदिता कार में बैठने वाली होती है तब उसकी सास उसे रोकते हुए कहती है, अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? तू घर में ही रह, तेरी जरूरत अस्पताल में नहीं घर में है। ऐसा कहकर सिमरन नंदिता को रोक देती है और खुद मोहिनी को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। नंदिता को यह देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस बात को टालते हुए अपने आप से कहती है, मुझे भी अस्पताल जाना था, लेकिन कोई बात नहीं। ऐसा करती हूँ कि सारे घर को फूलों से सजा लेती हूँ और कुछ मीठा भी बना लेती हूँ। इधर नंदिता गार्डन से फूल तोड़कर पूरे घर को फूलों से सजाती है और फिर रसोई में जाकर सभी के लिए हलवा बनाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहिनी एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। सभी लोग बच्चे से मिल लेते हैं। अंत में नर्स मोहिनी से कहती है, मोहिनी जी, अब आप बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला दीजिए, ये भूखा है। माँ जी, जेठानी जी कहाँ है? वो आई नहीं अब तक? अरे नहीं नहीं बहू, मैंने उसे बुलाया ही नहीं। इस शुभ घड़ी में उसे क्यों यहाँ बुलाए? हम लोग हैं ना तेरे साथ, और तेरे मायके वालों को भी खबर कर दिया है। थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाएंगे। तब तक तू बच्चे को गोद में लेकर दूध तो पिला। नहीं माँ जी, जब तक जेठानी जी नहीं आती ना मैं अपने बच्चे को गोद में लूंगी और ना ही दूध पिलाऊंगी। पहले मेरे बच्चे को जेठानी जी गोद में लेंगी, तभी मैं उनके बाद लूंगी। मोहिनी की जिद करने पर सिमरन को नंदिता को घर से बुलवाना ही पड़ता है। अब नंदिता अस्पताल आती है। बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। वो उसे गोद में लेती है और गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। पता है, तुझे एक नहीं 2 माँ का प्यार मिलेगा। ये देखकर घर के मर्दों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब नंदिता बच्चे को मोहिनी की गोद में देती है। मोहिनी उससे प्यार करती है और फिर कहती है, जेठानी जी, आपने मेरा कितना ख्याल रखा। मुझसे ज्यादा इस बच्चे पर आपका हक है। नंदिता मोहिनी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। उसके बाद सभी लोग घर आते हैं। मोहिनी घर की सजावट को देखकर बहुत खुश होती है। नंदिता उसे आरती उतारकर उस घर में लेकर आती है। उसके बाद नंदिता सभी को हलवा खिलाती है। समय बीतता है और नंदिता मोहिनी और उसके बच्चे का बहुत ख्याल रखती है। सिमरन देखती है कि नंदिता का मोहिनी के बच्चे के प्रति कितना प्रेम है। साथ ही वो अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ती। यह देखकर सिमरन मन ही मन सोचती है, कितनी अच्छी है मेरी बड़ी बहू, सबका कितना ख्याल रखती है, केवल हमारे लिए ही जीती है। और एक मैं हूँ जो उसकी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। शाम को सभी लोग हॉल में बैठे। तब सिमरन नंदिता से कहती है, नंदिता बहू, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। मैं चाहती हूँ कि तुम और अंकित एक बच्चा गोद ले लो, ताकि तुम्हारा भी अपना बच्चा हो। क्या आप सच कह रही है माँ जी? क्या सचमुच मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ बहू। सिमरन की बात सुनकर नंदिता के साथ घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन नंदिता अपने पति के साथ अनाथ आश्रम जाती है और बच्चा गोद लेने की सारी प्रक्रिया कंप्लीट करती है। कुछ ही महीनों बाद सिमरन को एक छोटी सी बेटी गोद मिल जाती है। वो उसे लेकर अपने घर आती है तो देखती है कि उसकी देवरानी ने उसके स्वागत की बिल्कुल वैसे ही तैयारी कर रखी थी। इस तरह सिमरन के जीवन में भी उसकी बेटी आ जाती है, जिसका नाम वो प्यार से झिलमिल रखती है। अब दोनों बच्चे दोनों माओं के साथ हंसते खेलते बड़े होने लगते हैं और परिवार के सभी लोग उन्हें देखकर खुश होते हैं।